गबन हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित उद्देश्य प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा क्रमशः इलाहाबाद और कोलकाता में घटित हुई है। जालपा गबन की नायिका है और उसे बचपन से ही आभूषणों के प्रति प्रेम रहा है। उसके जीवन की एकमात्र महत्वाकांक्षा चंद्रहार रही है। उसे इस बात की आशा थी और उसे यह विश्वास भी दिलाया गया था कि विवाह के अवसर पर उसे चंद्रहार अवश्य मिलेगा। किंतु विवाह के समय बहुत सारे आभूषणों के आने के पश्चात भी चंद्रहार के न आने से वह विचलित हो जाती है। रामानाथ विवाह के समय तक बेरोजगार रहता है और अपने परिवार की आर्थिक संपन्नता के बारे में जालपा से बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, जिससे जालपा की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। रामानाथ नौकरी करता है और जालपा की प्रसन्नता के लिए एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिसके कारण उसे गबन करना पड़ता है और उसे अपने नगर इलाहाबाद को छोड़कर कोलकाता भाग जाना पड़ता है। किसी तरह जालपा उसे ढूंढ निकालती है और अंग्रेज पुलिस के षड्यंत्र से निकालकर वापस इलाहाबाद ले आती है। हिंदी साहित्य में गद्यांशों की व्याख्या करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत करना चाहिए। संदर्भ में रचना और रचनाकार का नाम बतलाना होता है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग में आलोच्य गद्यांश के पूर्व की कथा अथवा प्रसंग को बतलाना चाहिए। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या का तात्पर्य अनुवाद नहीं है। व्याख्या का अभिप्राय आलोच्य गद्यांश का शाब्दिक हेर फेर भी नहीं है। व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में न पड़ते हुए मूल भावों को समझकर उन्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात कुछ शिक्षाविद केंद्रीय भाव बतलाने की बात भी कहते हैं। यह भी एक तरह से व्याख्या का ही अंग है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बतलाया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बतलाने चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बतलाते हैं, जो प्रसंगानुकूल एवं युक्तिसंगत रहता है। कार्यक्रम के पिछले भाग में प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन के प्रारंभिक 5 गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम में गबन के शेष गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। जब तक रुपये हाथ में न हों, बाजार की तरफ जाओ ही मत। मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मरज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन से लिया गया है। इस कार्यक्रम में व्याख्या किए जाने वाले सभी गद्यांशों का संदर्भ यही रहेगा। गबन के नायक रमानाथ और उसके मित्र रमेश बाबू के बीच का संवाद है। रमेश बाबू के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव होता है। उसी के निमित्त रमानाथ रमेश बाबू के घर जाता है। दोनों के बीच शतरंज के खेल की मित्रता है। रमेश अपनी पत्नी का स्मरण कर गहनों की चर्चा करता है, किंतु वह रमानाथ को आम भारतीयों की उस मानसिकता के संबंध में बतलाता है कि व्यक्ति कर्ज लेकर आभूषण खरीदते हैं। रमेश बाबू रमानाथ से कहते हैं कि जब तक अपने हाथ में किसी वस्तु को खरीदने लायक रुपये न हो, तब तक हमें बाजार में नहीं जाना चाहिए।
बाजार में एक आकर्षण होता है और वह आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। जो व्यक्ति विवेकपूर्ण होते हैं वे उस आकर्षण के प्रभाव से बच जाते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति उस आकर्षण के फेर में पड़ जाता है। रमेश बाबू अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि रमानाथ, मैं जानता हूँ कि आज की स्थिति में तुम्हारी आमदनी संतोषजनक है, किंतु भविष्य में भी अच्छी रहेगी ऐसा तो केवल हम सोच सकते हैं। समय परिवर्तनशील होता है, इसलिए अच्छे भविष्य के विश्वास पर चाहे काम की कितनी भी योजनाएं बना लो, किंतु उस आधार पर कर्ज के फेर में मत पड़ो। रमेश बाबू कहते हैं कि हमारा देश गरीब है, पता नहीं इस देश के व्यक्तियों में आभूषणों के प्रति प्रेम की बीमारी कैसे लग गई। आश्चर्य तो तब होता है जब वे लोग जो 2 समय ठीक से भोजन पानी नहीं जुटा पाते हैं, वे भी आभूषणों के प्रति पागल बने हुए हैं। भारत और विदेशी राष्ट्रों की तुलना करते हुए वे कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष अरबों रुपए सोने और चांदी को खरीदने में खर्च हो जाते हैं, जबकि विदेशों में विशेषकर संपन्न और प्रगतिशील देश अपना रुपया इन धातुओं में खर्च करने की अपेक्षा व्यापार में लगाते हैं। व्यापार से आम लोगों को रोजगार मिलता है और वह देश संपन्न भी होता है। हमारे यहाँ पर यह धन श्रृंगार और दिखावे में खर्च हो जाता है। इसके कारण न तो हमारे देश की उन्नति हो पा रही है और न ही हम इस धन से किसी का उपकार कर पा रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने रमेश बाबू के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। वे यह कहना चाहते हैं कि जितना धन हम हमारे देश में सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदने में खर्च करते हैं, उतना धन यदि हम व्यापार अधिकारियों में लगाएं तो हम सामान्य व्यक्तियों को रोजगार भी दे पाएंगे और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को समृद्ध कर पाएंगे। आलोच्य गद्यांश में हिंदी में बोलचाल की खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश के अंतर्गत वर्णित कथ्य में आभूषण प्रेम के वशीभूत होकर खर्च किए जाने वाली प्रवृत्ति और देश के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बीच का तुलनात्मक चिंतन बहुत कुशलता के साथ किया गया है। अपने जीवन के अंतिम समय में प्रेमचंद कार्ल मार्क्स की प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। यहाँ पर रमेश बाबू के माध्यम से जो विचार सामने आ रहे हैं वे एक तरह से प्रेमचंद की उसी प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिबिंब है। आधी रात बीत चुकी थी। रमानाथ आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुरी का उन्माद। रमानाथ ने जालपा के लिए पहली बार आभूषण खरीदे। आभूषणों को देखकर जालपा निहाल हो गई। उसकी वह अभिलाषा पूर्ण हुई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न और उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। चंद्रहार को पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। चंद्रहार पाकर प्रसन्न जालपा की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। चंद्रहार प्रदान कर रमानाथ संतुष्ट होकर आनंद की नींद में सोया हुआ था, किंतु आधी रात बीतने पर भी जालपा छत पर घूम रही थी। वह आकाश की ओर देखती है। आकाश में कार्तिक मास की स्वच्छ और शीतल चंद्रिका बिखरी हुई थी। यह वह चांदनी थी जो कार्तिक मास की थी और उसमें जैसे एक संगीत था। उस संगीत में एक असीम और आनंद प्रदायक शांति थी। उस शांति में मधुरता का स्पंदन था और उस मधुरता के स्पंदन में था चित्त को विभ्रमित और उन्मत्त कर देने वाला एक विलक्षण उन्माद। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने प्रकृति, विशेषकर कार्तिक मास की चांदी के माध्यम से जालपा की उस मनस्थिति का चित्रण किया है जिसमें चंद्रहार प्राप्त कर लेने के पश्चात उसके मन में उसकी चिर संचित आशा के पूर्ण होने का संतोष, उस आशा को पूर्ण कर देने वाले अपने पति के प्रति माधुर्य मिश्रित प्रेम का भाव और जीवन में यह एक अनुपम क्षण प्राप्त कर लेने का चांचल्य
एक साथ उभर कर सामने आया है। आलोच्य गद्यांश में काव्यात्मकता का सुंदर परिदृश्य प्रतिबिंबित हो रहा है। इसमें प्रकृति के माध्यम से मानव मनोभावों की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमानाथ संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। रमानाथ ने जालपा के लिए कुछ और आभूषण, कानों के रिंग और कंगन खरीदे थे। यह आभूषण उसने कर्ज लेकर खरीदे थे। आभूषण देखकर जालपा अंदर से तो बहुत प्रसन्न होती है, किंतु बाहर से वह रमानाथ को कहती है कि जब आपके पास पैसा नहीं था तो इन्हें उधार में खरीदने की क्या आवश्यकता थी। इस मनस्थिति पर उपन्यासकार ने अपना दर्शन कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जीवन में कभी कभी दो प्रकार की मानसिकताएं उपस्थित होती है। एक ओर तो हम किसी वस्तु के क्षणिक मोहजाल के वशीभूत हो जाते हैं और कभी सत्य स्थिति का अनुभव होने पर भी उस बढ़ाए हुए कदम से पीछे हटने में संकोच का अनुभव करते हैं, और इसका प्रभाव यह होता है कि हमारे अपने जीवन में जो सुख और शांति होती है वह समाप्त हो जाती है। रमानाथ के जीवन में जो अयाचित कष्ट और समस्याएं आती हैं, उसके मूल में यही दो बातें महत्व रखती हैं। एक तो यह कि जालपा यदि अपने आप को आभूषणों के मोह से दूर रहकर अपनी उद्दाम भावना को स्थिर रख पाती तो संभवतः वह स्थिति न बनती जो बनी। इसी तरह यदि रमानाथ भी अपनी परिस्थिति को जालपा के सम्मुख न बतला पाने का संकोच न करता तो उसे गबन करने जैसी स्थितियों से न गुजरना पड़ता। इन सारी स्थितियों के लिए रमानाथ तो दोषी है ही, जालपा भी कम दोषी नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने स्त्री और पुरुष के उस चिंतन पक्ष को उनकी कमजोरियों के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे एक सामान्य सुखी जीवन विपत्तियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जीवन में किसी वस्तु के प्रति किया जाने वाला अतिरिक्त मोह और अनावश्यक रूप से किया जाने वाला संकोच कभी भी सुख प्रदायक नहीं होता। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना नहीं रह सकते। पर जहां लड़के लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। जालपा की एक सहेली है रतन। रतन के पति इंदुभूषण एक वकील हैं। इंदुभूषण और रमानाथ के बीच लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा को लेकर बातचीत हो रही है। यह वह समय था जब भारतवर्ष में सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों को शिक्षा की सुविधा सहजता से उपलब्ध नहीं थी। समाज में स्त्री और पुरुष जब कभी एक साथ मित्र रूप में देखे जाते हैं, तब सामान्य स्थिति में भी संदेह का वातावरण उपस्थित हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए इंदुभूषण रमानाथ को समझाते हैं। इंदुभूषण कहते हैं कि हमारी भारतीय मानसिकता कितनी विचित्र है कि हम किसी एक युवती को किसी युवक के साथ कहीं एकांतिक स्थलों में विचरण करते हुए देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं होता है कि जो विचरण करने वाले युवक और युवती हैं, उनके बीच में कुछ इस प्रकार का व्यवहार हो जो आपत्तिजनक हो। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखलाई देता है। यदि हमारी दृष्टि में मलिनता है, गलत सोच है, तो हमें वैसा ही दिखलाई देगा, जो प्रायः ऐसा नहीं होता है। जब लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं तो वहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेद नहीं रह जाता है। वे एक मित्र होते हैं और अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार के बीच ही अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। उनके व्यवहार में मित्रता के कारण सात्विक प्रेम,
जिसे हम स्नेह भी कहते हैं, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उनमें यौन भावना का उद्वेग नहीं के बराबर रह जाता है। सच तो यह है कि जिस देश में स्त्रियों की शिक्षा की जितनी अधिक स्वतंत्रता होती है, वह देश अधिक उन्नतिशील होता है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने दो बातों पर अपने विचार बहुत स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त किए हैं। एक तो यह कि लड़के और लड़कियों के बीच जो मित्रता होती है वह प्रायः यौन भावना के आकर्षण के कारण नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि स्त्री को शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे उसका समाज और राष्ट्र का विकास संभव होता है। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार होता है। प्रस्तुत गद्यांश में रमानाथ के अंतर्द्वंद का चित्रण है। वह सोचता है कि दान लेना श्रेष्ठ नहीं है। रिश्वत और दान के बीच के अंतर को उसने अपनी बुद्धि से स्पष्ट करने की कोशिश की है। रमानाथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु का दान लेना श्रेष्ठ नहीं समझता है, क्योंकि जो लोग दान लेते हैं उनमें पुरुषार्थ नहीं होता है, उनके मन में कर्म के प्रति अरुचि रहती है, तथा जो दान लेते हैं प्रायः वे पाखंडी होते हैं। किसी भी प्रकार का कर्म न करके दूसरों की कमाई से अपनी जीविका अथवा सुविधाओं को जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यदि यह आदत है तो इस प्रकार से दान लेने वाले व्यक्ति परजीवी हो जाते हैं। दान की तुलना में रिश्वत लेना रमानाथ की दृष्टि में अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्वत लेता है वह रिश्वत लेते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और सामने वाले को अपने व्यावहारिक कुशलता से उसे प्रभावित कर रिश्वत देने के लिए बाध्य कर देता है। रिश्वत लेने में व्यक्ति का पुरुषार्थ भी सामने आता है। यह रमानाथ के विचार हैं, क्योंकि वह स्वयं भी रिश्वत लेता है और जब वह रिश्वत ले रहा है तो अपनी तर्क बुद्धि से उसे उचित सिद्ध कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने रमानाथ की मानसिकता का चित्रण किया है। वैसे तो रिश्वत और किसी के द्वारा दान लेना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु रमानाथ अपने द्वारा किए जाने वाले गलत कार्य को अपनी तर्क बुद्धि से सही बतलाने की चेष्टा कर रहा है। हथकड़ियाँ, यह शब्द तीर की भांति रमानाथ की छाती पर लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में हथकड़ियां हैं? रमेश बाबू और रमानाथ का वार्तालाप है। रमानाथ ने सरकारी रुपये जमा नहीं करवाए तो रमेश बाबू ने उसे समझाया कि समय पर रुपये जमा नहीं होंगे तो यह गबन का प्रकरण बन जाएगा और फिर पुलिस में रिपोर्ट होगी और तुम्हें हथकड़ियाँ भी लग सकती हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए अभी तक तुम बचे हुए हो, किंतु अधिक समय तक मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जब रमानाथ ने रमेश बाबू के मुंह से हथकड़ियाँ शब्द सुना तो इस शब्द को सुनकर उसे बहुत आघात हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे यह हथकड़ी शब्द एक तीर है और उसकी छाती में लग गया है। हथकड़ी लगने के डर से वह अपने सिर से लेकर पांव तक डर के मारे कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि स्थिति यहाँ तक बिगड़ जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को जब कोई सज़ा होती है तो निराश होकर जैसे वह किसी जगह पर बैठ जाता है, वैसे ही रमानाथ किसी सज़ा पाए हुए व्यक्ति की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और वहाँ उसे यह हथकड़ी शब्द एक भयंकर गर्जना की भांति बार बार उसके अंतःकरण में गूंजने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन के आकाश में निराशा के काले काले बादलों का समूह छाया हुआ है। दूर दूर तक
आशा रूपी सूर्य का कहीं पता नहीं है। वह अपराध बोध से ग्रस्त होकर निराशा के कारागार में बंद हो गया है और उसके हाथों में अपमान और तिरस्कार की हथकड़ियां लगी हुई हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रमानाथ के मन में निराशा, अपराध बोध और गबन किए जाने के परिणामों को लेकर एक अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः व्यक्ति बिना सोचे विचारे अपराध तो कर लेता है, किंतु उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचता है। जब उसे उस अपराध के परिणामों के बारे में पता लगता है तो उसके मन में निराशा, भय और पश्चाताप का भाव ठीक उसी तरह आता है जैसे रमानाथ के मन में गबन करने के पश्चात आया है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात उपन्यासकार प्रेमचंद एक बहुआयामी साहित्यकार हैं। गबन आपका एक बहुचर्चित एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें आपने भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की मानसिकता और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2-3 दशकों की परिस्थितियों का प्रभावी चित्रण किया है। इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय नारी के आभूषण प्रेम की भावना को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही तत्कालीन समय के पुरुष के सोच और व्यवहार को बहुत ही सहज और यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। यह मुंशी प्रेमचंद की लेखन शैली की विशेषता है कि वे जिस किसी भी विषय को अपनी कथा का आधार बनाते हैं, उसमें सहजता, सरसता एवं सार्थकता अपने वास्तविक स्वरूप में स्वभावतः आ जाती है। गबन में प्रेमचंद ने तत्कालीन नारी के आभूषण प्रेम और प्रदर्शन प्रियता जैसी जटिल किंतु महत्वपूर्ण मानसिकता का बहुत ही सुंदरता एवं प्रामाणिकता के साथ विवेचन किया है। गबन नामक उपन्यास के शेष अन्य महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्याएं अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएंगी।